लोग विसर्ग संधि के नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले जितनी वीडियो हुई हैं उसमें संधि की परिभाषा, संधि के जो भेद हैं उनकी परिभाषा, स्वर संधि और व्यंजन संधि पर हम लोग कार्य कर चुके हैं। और आज विसर्ग संधि, जैसा कि आप जानते हैं, पहले बताए हैं कि जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन का संबंध स्थापित होता है या मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग इसके नियमों की तरफ बढ़ें। नियम एक क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, ध्यान दीजिएगा बात को, विसर्ग के पहले मतलब पहले और उसके बाद विसर्ग और है, और बाद में विसर्ग के बाद में बोल रहा है कि किसी भी वर्ग का बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ या पंचम या कोई अंतस्थ वर्ण अर्थात य, र, ल और व तथा उसम का एक वर्ण, कौन सा, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का ऊ हो जाता है। वही अपने पूर्ववर्ती अ से मिलके, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का ऊ हुआ लेकिन उससे पहले क्या है, अ है। ध्यान दीजिएगा फिर कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग जो है ऊ में बदलता है। कब बदलता है? जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, वर्ग किसमें होता है? स्पर्श वर्ण में होता है। स्पर्श वर्ण में 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक ना? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो या चौथा हो या 5वां वर्ण हो, वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम अर्थात क वर्ग से ग, घ, अंग, च वर्ग से ज, झ, य, ऐसे ही आप कर लीजिएगा, या ट वर्ग से ड, ढ, अड़, है ना, त वर्ग से द, ध, न, प वर्ग से ब, भ, म, इनमें से कोई, मतलब 3 into 5, 3 गुणे 5, 15 वर्ण, तृतीय, चतुर्थ या पंचम या अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण मतलब य, र, ल, व या उस वर्ण का हो में से कोई वर्ण आता है। कब? विसर्ग के ठीक बाद, और विसर्ग के ठीक पहले अ है। तो विसर्ग का परिवर्तन कहां होता है? ना पहले हो रहा है ना बाद में हो रहा है। परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है, वो ऊ में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? विसर्ग जो है ऊ में बदल जाएगा। जब विसर्ग ऊ में बदलेगा तब ध्यान दीजिए कि ऊ से पहले क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? अ है, अर्थात ऊ से पहले अ हुआ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्वर संधि जब हम लोग पढ़े तो आपको हम बताए थे कि गुण स्वर संधि का नियम है। क्या नियम है? अ और ई मिलके ए हो जाता है, अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है, और अ और री मिलके अर हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? अ और विसर्ग का ऊ, अ और ऊ मिलकर के क्या होगा? ओ होगा, अर्थात विसर्ग ऊ में बदलेगा और पहले वाले अ से संयोग जब स्थापित करेगा तो अ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। वही अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के आधार पर, जो अभी हमने बताया, ओ हो जाता है। ठीक है, अब आ गई बात, एकदम क्लियर, स्पष्ट हो गया। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आइए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है रजोगुण। रजोगुण, आइए इसके हम लोग वर्तनी को लिखते हैं, है ना। र, अ, र, ज, ओ, जो ग और उ, अड़ और अड़ में अस्वर है, रजोगुण। अब हम लोग ध्यान दें कि जैसा आपने अभी पढ़ा कि पहले ऊ हुआ और ऊ के बाद अ से मिल करके क्या हुआ? ओ हुआ। तो हम लोग यहां ढूंढेंगे कि अब ओ कहां दिखाई दे रहा है।
इस वर्तनी में हम लोग ये ढूंढ लेते हैं। ये आसानी के लिए है, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे संधि, आपको तुरंत बात समझ में आ जाए, इसके लिए हमने ये सिस्टम रखा या अपनाया, ये जो भी आप संज्ञा दें। तो ये ओ है ना, ये ओ है। तो ओ का निर्माण कैसे हुआ, ये अ और उ मिलके ओ हुआ, अ और उ मिलके ओ हुआ। कह क्या रहा है कि विसर्ग जो है उ में बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अ तो अ ही रह गया और उ जो है विसर्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट। ओ जो है और उ मिलके ओ हुआ ना, गुण संधि का नियम है। और ऐसे भी आप जानते रहिए, जब वर्ण व्यवस्था तो हम नहीं वीडियो बना पाए हैं, जब उसकी बनाएंगे जब हम, तो हम बताएंगे कि दीर्घ स्वर कैसे बने हैं, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि और उ मिलकर के ओ होता है। ठीक है ना, तो और उ मिलके ओ, तो ये और ये जो है, अब इसको क्या करें हम, ये जौ से लगा दें, ये जौ से लगा दें। आइए लिखते हैं इसको, तब और क्लियर होगा। रौ और अ मिल गया रौ, जौ में अ जाके मिला, तो जौ ये को पूर्ण कर दिया। तो जौ अब बोल रहा है कि ये उ जो है विसर्ग है, तो ये विसर्ग को आप लगा दीजिए, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ है। तो जौ में अ है ना, तो विसर्ग उसके ठीक बाद हो गया विसर्ग, है ना, ओ जो है खत्म हो गया, लुप्त हो गया। अब यहां पर गौ और उ स्वर, तो गु हो जाएगा, और है ना, गुण। तो रजधन गुण क्या हुआ, रजोगुण। क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल, ये हमने लिया था चवर्ग का, ये कवर्ग का तीसरा वर्ण, इसका संयोग ध्यान दीजिए आप कि विसर्ग के बाद कवर्ग का तीसरा वर्ण है ये। तो वैसे ही हम कोशिश किए कि अलग अलग, क्योंकि ये है ना 5 तो वर्गीय है और उसके बाद अंतस्थ है और ये उसका है, तो वैसे ही हम एग्जाम्पल्स भी लेने का कोशिश किए हैं। आइए, अब हमने एग्जाम्पल लिया है सरोज। सरोज ये चवर्ग से है, जो है चवर्ग का जो तीसरा वर्ण है, नियमतः तृतीय वर्ण। ठीक है ना, आइए सरोज। अब इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लेते हैं, श अ र ओ, ठीक है, जो पूर्ण हो गया सरोज। अब यहां पर देखिए, आपको जो हमने बताया अभी कि कैसे पकड़िएगा, तो ये यही ओ में बदल रहा है, तो आप ओ ढूंढिए इसमें। ये रहा ओ का निर्माण अ और उ मिल करके। नियम क्या कहता है कि ओ तो वही है, ये उ जो है विसर्ग के बदला में हुआ, तो ये विसर्ग के बदला में उ। अब इसको क्या करें, जब हम लोग लिखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये स और अ, श र के साथ ये अ जाके जुड़ गया, तो र को एक उच्चारण दे दिया, पूरा हो गया। और ये विसर्ग जो है जाकर के, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ, तो र में अ है, ये जाके जुड़ रहा है ना यहां पर, तो विसर्ग से पहले अ है और शरह, और ये ओ खत्म हो गया और ये ज और अ, सरधन ज, क्या हुआ, सरोज। क्यों हुआ, यहां क्लियर है, देखिए इसमें अ है, ये विसर्ग है, और ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले अ, और ये किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होने से क्या होता है, ये उ में बदलता है, और उ और इसमें र का जो अ है ये मिलके ओ हो गया, गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार। तो ये हो गया सरोज। ठीक है, आइए अब तीसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। ये पवर्ग से है, तेजोमय। तेजोमय, इसके वर्तनी को लिखते हैं हम लोग, तो ए जो ओ म अ और य अ, ये वर्तनी हो गई। अब इसमें हम लोग देखें कि कहां विकार है, तो ये रहा ओ, ये रहा ओ। अब ओ का निर्माण और उ
क्यों? ऊ कैसे है, कहां से आया? तो ये विसर्ग जो है ऊ में बदला, विसर्ग जो है ऊ में बदला, और ये अ जो है इस ज के साथ जाके लग जाएगा। ठीक है ना? आइए इसको देखते हैं। तो ए ते ज और अ, ज पूरा, और उसके बाद ठीक विसर्ग। क्यों विसर्ग? बोल रहा कि अ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण या हो, है ना, कोई भी आता है इनमें से, तो क्या होता है? विसर्ग ऊ में बदलता है, ऊ में बदलता है। और गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार जो विसर्ग से पहले अ था वो अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आइए, ते ज और ये विसर्ग आकर के लग गया, ठीक, अ के बाद, और ये म क्या है? पावर का पांचवा वर्ण है। यहां देखिए, तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में से कोई, तो पांचवा वर्ण है, तो म और अ इसमें जुड़ गया, य और अ मय, तेज धन मय, क्या हो गया? तेजोमय। अब यहां से क्लियर हुआ, ये ज में अ है, ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है, और ये विसर्ग है, तो विसर्ग पहले ऊ में बदला, और ऊ जो है अ से संयोग स्थापित किया गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार, और ओ में बदला, तो ये ओ हो गया, तेजो हो गया, तेजोमय। आइए चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये तवर्क का है, ये ध आएगा, देखिएगा, यशोधरा, इसका वर्तनी लिख लें हम लोग, य अ श ओ ध अ र आ, यशोधरा। अब इसमें विकार कहां है? इस ओ में है, इस ओ को ढूंढे हम लोग, क्योंकि नियम तो यही कह रहा है, ओ को ढूंढ रहे हैं। ये यहां पर हम दिखाना भूल गए हैं, ये ऐसे हो जाएगा, तो और ऊ, इसका मतलब क्या हुआ? और तो ठीक है अपनी जगह पर विसर्ग से पहले, लेकिन विसर्ग का ही ऊ हुआ था, ठीक है ना? तो ये विसर्ग, अब क्या करेंगे कि ये जो तालव्य श है, ये इससे अ को जोड़ देंगे, है ना? तो आइए लिख के देखते हैं, य अ, य पूरा, श और अ, स, और ठीक अ के बाद विसर्ग, ठीक अ के बाद विसर्ग, ठीक है ना? और ओ जो है हट गया, ओ जो है हट गया, है? ये उसके बाद ध और ध र, यशो, यशोधन धरा, क्या हो जाएगा? यशोधरा। यशोधरा, ठीक है, क्लियर? आइए अब जो है एक एग्जाम्पल, ये जो ह है इसका हम लोग देखते हैं। पुरोहित, इसके वर्तनी को हम लोग लिखे, प में ऊ है, ओ, र में ओ है, रो, ह में ह्रस्वई है, ह्रस्वई, तो और अ। अब विकार कहां है? इस ओ को देखिए, ये अ कैसे बना? अ और ऊ मिलकर के बना, ठीक है ना? तो अ तो अपनी जगह पर है, और ऊ आया कहां से? तो ऊ विसर्ग के बदले में आया। क्यों आया? कि अ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद ह है, तो विसर्ग ऊ में बदलता है। विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद ह, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है ना? तो ये था, तो इसका मतलब उल्टा करके आप देख लें कि ये ऊ आया कहां से? तो विसर्ग से, है ना? तो अब इस र में अ को ले जाके जोड़ दें और ह से पहले विसर्ग को लगा दें, तो क्या हो जाएगा? पू और ऊ पू, र और अ र, और ये विसर्ग लग गया, वो हट गया, विसर्ग, इसी को विसर्ग कहते हैं। और उसके बाद ह और ह्रस्व ई ही, तो और अ, तो, पुरोधन हित, पुरोहित। आइए
अब आइए छठवां नियम, छठवां एग्जाम्पल, नियम नहीं, नियम तो पहले ही है, हमने छठवां एग्जाम्पल लिया है मनोरथ। इसके हम लोग वर्तनी को लिखते हैं, ये अ है और तब ये धन नौ है ना। अब आइए म और अ, न और ओ, मनो, र और अ, र, थ और अ, थ, मनोरथ। अब यहां विकार कहां है? तो विकार यहां ओ में है। क्या है? अ और ऊ है। अ तो वैसे ही रह गया और ऊ जो है विसर्ग में बदल गया। तो ये नौ में अ को जोड़ देंगे और विसर्ग को उसके बाद ले जाके र से पहले लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर? तो म और अ म, न और अ न, और ये विसर्ग आके लग गया मनः, और ये धन र और र, थ और थ, मनोरथ। मनः धन रथ मनोरथ। यहां देखिए आप, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद क्या? र है ना। तो नियम कहता है ना कि अंतस्थ वर्ण का कोई वर्ण अगर है जरा लवों में से कोई, तो ये विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है ना, और उससे पहले अ है। तो ये मनः धन रथ मनोरथ। ठीक है, आइए अब आप लोग को नियम नंबर 2 देखते हैं। आइए अब विसर्ग संधि के दूसरे नियम को हम लोग समझते हैं। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अगर च या छ आता है, विसर्ग और उसके बाद वाला वर्ण, ठीक है, मतलब कि दूसरे खंड का पहला वर्ण च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? विसर्ग और उसका बाद अर्थात दूसरे खंड का पहला वर्ण अगर च या छ हो तो विसर्ग का कहां चेंज होता है? विसर्ग में ये स हो जाता है, तालव्य स। लेकिन अगर विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। क्या होता है? विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। कब? जब विसर्ग के ठीक बाद ट या ठ हो तब। तथा त या थ है तो ये दंते स, सड़क वाला स, ये हो जाता है। कब? विसर्ग के बाद त या टिक विसर्ग के बाद त हो या थ, है ना, तो विसर्ग में परिवर्तन होता है और वो क्या होता है? स हो जाता है। क्लियर? ऐसे सीधा समझ जाइए कि विसर्ग पहले और उसके बाद च या छ आए तो तालव्य स, विसर्ग पहले और उसके बाद ट या ठ आए तो मूर्धन्य स, और विसर्ग पहले और उसके बाद त या थ आए तो ये दंते स, सड़क वाला स, ये हो जाता है। आइए एग्जाम्पल जब हम लोग करते हैं तब जाके और क्लियर हम लोग को समझ में आएगा, बात क्लियर हो जाएगी। आइए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है निश्चय। ठीक, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, वर्तनी लिखते हैं, फिर इसका नौ, ई, श, कोई स्वर नहीं, च, अ, य और अ। अब क्या कह रहा है कि ठीक विसर्ग के बाद च या छ है तो विसर्ग क्या है? विसर्ग कुछ और नहीं है ना, तालव्य स है। तो इसका मतलब उल्टा हम लोग सोचे कि ठीक ये तालव्य स के बाद च है, इस स के बाद ये च है, इसका मतलब कि ये स नहीं है, ये विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग और च। अब हम लोग ये ई के ह्रस्व ई के बाद विसर्ग को लगा दें
और अ से पहले च को जोड़ दे, क्या हो जाएगा? आइए लिख के देखते हैं। नौ ह्रस्व ई ने, और उसके बाद विसर्ग ने, ठीक है। और अ से पहले च और य और अ, चय, निधन चय, क्या हुआ? निश्चय। वैसे ही आइए एक छ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। निश्चल, इसकी वर्तनी को भी लिख लिए। नौ ई तालव्य स, छ, कोई स्वर नहीं है स में, छ अ ल अ, ठीक है ना। अब क्या कहता है नियम कि विसर्ग के बाद चया छ। तो यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, उल्टा हम लोग सोच लें कि तालव्य स के बाद छ है, इसका मतलब कि तालव्य स नहीं है, वो विसर्ग है। क्यों? कि ठीक उसके बाद छ है, बीच में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, ना कोई स्वर है ना और कोई कुछ नहीं है, तो ये क्या है? ये विसर्ग है और ये छ है। ये फिर पुनः इसको ह्रस्व ई के बाद, जैसे इसमें लगा है, ह्रस्व ई के बाद विसर्ग को लगा दे और अ से पहले छ को लगा दे। आइए लिखते हैं। नौ ह्रस्व ई, फिर विसर्ग ने, छ और अ पूरा हो गया, 6, और ल और अ, ल, निधन छल, निश्चल। तो ये चौथा क्लियर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं अब टठ का एग्जाम्पल और मूर्धन्य स का। धनुष टंकार, इसको अंडरलाइन कर दे तो ज्यादा बेटर है ना, समझ में आएगा। पढ़ लिया है धनुष टंकार। आइए इसकी वर्तनी को लिखते हैं। ध अ नौ में उ स्वर है, मूर्धन्य स है, लेकिन कोई स्वर नहीं है। ट है, ट पूरा है, अ है, ट अ, और ये अनुस्वर है। उसके बाद क है, और क में आ स्वर है, र है, और र के साथ अ स्वर है। तो आइए हम लोग ध्यान दें, मूर्धन्य नियम क्या कहता है कि मूर्धन्य स के बाद, है ना, ट आ गया, इसका मतलब मूर्धन्य स नहीं है। क्यों? क्या कहता है कि विसर्ग के बाद ट या ठ होता है, अगर विसर्ग के बाद ट या ठ होता है अगर, तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो इसका मतलब कि मूर्धन्य स विसर्ग है, ठीक है ना। तो विकार यहीं पर है, ये स है और ट है, ये इससे पहले ये विसर्ग है और ये ट है, ठीक है। तो आइए इसको लिख के देखते हैं फिर। ध अ है, ध के साथ स्वर, नौ के साथ ओ स्वर है, धनु, और ये विसर्ग जाकर के लग गया धनु, ठीक है। उसके बाद ट पूरा अनुस्वार लग गया, को आ स्वर है, का रो अ स्वर है ना। तो क्या हुआ? धनु धन टंकार। अब यहां देखिए आप, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ठीक ट है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये विसर्ग नहीं है, ये मूर्धन्य स है, ये यहां रहा। क्लियर? आइए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें। निष्ठुर, ठ आता है तो कैसे बदलता है ना। तो इसको हम लोग वर्तनी लिख ले पहले। इसका नौ ह्रस्व ई, मूर्धन्य स, कोई स्वर नहीं, ठ उ स्वर, है ना, र और र के बाद अ स्वर। अब ध्यान दीजिए, ये विकार यहीं पर है, मूर्धन्य स और ठ। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? मूर्धन्य स होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मूर्धन्य स नहीं है, ये विसर्ग है, ठीक है। तो ये विसर्ग को ह्रस्व ई के बाद लगा देंगे और ठ को उ से पहले लगा देंगे। आइए इसको लिख के देखते हैं। नौ ह्रस्व ई ने, विसर्ग ठ और ठ के साथ उ स्वर, र और अ, निधन
निष्ठुर। क्या हुआ? निष्ठुर। आइए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला क्या हुआ है? बोल रहा है कि विसर्ग के बाद तो या थो, तो या थो आता है। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है तो या थो आता है तो क्या हो जाता है? विसर्ग का ये सड़क वाला स, जिसे हम लोग दंत स कहते हैं, ये हो जाता है। ठीक है ना? तो हमने एग्जाम्पल लिया है मनस्ताप। इसका हम लोग वर्तनी लिखे, म अ न अ, श के साथ कोई स्वर नहीं, तो और तो के साथ आ स्वर, ता और प के साथ अस्वर। अब यहां पर हम लोग देखें कि विकार है कहां। वर्तनी लिखने से तुरंत समझ में आ जाता है कि विकार है कहां। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वर्तनी लिखिए, है ना, ताकि तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। वर्तनी जो लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन संधि क्या है, कहां से क्या है। ध्यान से देखिएगा तो, है ना। तो ये सौ और तो, इसका मतलब कह रहा है कि जहां पर ये सौ है और उसके ठीक बाद तो या थो है, तो इसका मतलब कि वो सौ ना होकर के विसर्ग है ना। क्योंकि विसर्ग के बाद तो या थो आता है, तो वही विसर्ग ही बदल करके सौ में हुआ है, सौ हुआ है। ठीक है? तो इसको उल्टा अगर हम लोग सोच लें कि तो से पहले अगर सौ है तो वो सौ नहीं है, विसर्ग है। तो ये विसर्ग और ये तो। अब इस अ के बाद विसर्ग को हम लोग ले जाके लगा देते हैं और आ से पहले तो को लगा देते हैं। आइए लिख के देखते हैं। आइए सौ तो खत्म हो गया क्योंकि सौ के ही बदला में ये विसर्ग है। तो म और अ म, न और अ न, और ये विसर्ग जाके लग गया। तो ये विसर्ग ऊपर जाकर के लगा के बाद तो ये यहां मन, और फिर ये तो आ से पहले लग गया, तो और आ स्वर ता, प और अ, ताप, मनस्ताप, मनोधन ताप, मनस्ताप। अब यहां पर और क्लियर देखिए कि कहां से ऐसा आया। ये विसर्ग है और ये त है, तो ये विसर्ग जो है चेंज हुआ है सौ में, विकार यही है। आइए छठवां एग्जाम्पल हम लोग देखें। दुस्तर। दुस्तर, द उ सौ कोई स्वर नहीं, तो अ र अ। अब क्या है? ये सौ नहीं है, ये विसर्ग है, ये तो। ठीक है ना? अब फिर वैसे जैसे सबको किए वैसे कर दे, ऊ के बाद, ऊ स्वर के बाद इस विसर्ग को लगा देते हैं और सौ तो खत्म हो गया क्योंकि सौ विसर्ग में बदला। ठीक है ना? और तो अ से पहले। ठीक है? तो आइए लिख के देखते हैं। तो और ऊ स्वर दू, विसर्ग जाके लगा दू, हाँ, और धन तो अ से पहले, तो और अ तो, रो और अ रो, दो धन तर, दुस्तर। आज ही हम लोगों ने विसर्ग संधि के दो नियमों को समझा, है ना। और ज्यादा करेंगे तो वीडियो बड़ी होगी और एक दो, हमको लगता है एक तो नहीं, एक में तो नहीं होगा, विसर्ग संधि पर और दो वीडियो हमको लगता है कि बनाना पड़ेगा और आपका संधि जो है पूरा क्लियर हो जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।